वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता के सभी प्रश्नोत्तर को और इसकी समरी को भी बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जब आप इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो आपको सारे प्रश्नोत्तर साथ साथ याद हो चुके होंगे। आपको इस वीडियो को दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का क्या नाम है। क्योंकि इस बार आपके पास एमसीक्यू प्रश्न भी आएंगे, लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, तो कवि का नाम पता होना चाहिए। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का नाम नागार्जुन है। क्या है कवि का नाम? नागार्जुन। पहला पॉइंट याद हो गया होगा। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का नाम क्या है? नागार्जुन। ठीक है, अब हम इसके दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। देखिए, कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान। अब इस टाइटल का मतलब क्या है? जो कविता का शीर्षक है, जो उसका नाम है, उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, वो आपको पता होना चाहिए। इस कविता का नाम यह दंतुरित मुस्कान ही क्यों पड़ा? ठीक है, तो यह दंतुरित मुस्कान का मतलब होता है ऐसे बच्चे की मुस्कान जिसके दांत अभी अभी निकले। जब बच्चा 9 से 10 महीने का होता है लगभग, तो उसके छोटे छोटे दांत निकलने लगते हैं और 1-2 महीने बाद वो छोटे छोटे दांत दिखने लगते हैं। और जब बच्चा हंसता है तो उसकी जो स्माइल है, उसकी जो मुस्कान है, वो बहुत ही सुंदर लगती है, सबको अपनी तरफ खींचती है। इसलिए इस कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान, क्योंकि इसमें एक छोटे से बच्चे की मुस्कान के बारे में क्या है, उसकी तारीफ की गई है, उसका वर्णन किया गया है, बच्चे की मुस्कान की प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि दंतुरित मुस्कान का क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे ऐसे बच्चे की मुस्कान जिसके दांत अभी अभी निकले। ऐसे बच्चे की मुस्कान जिसके दांत अभी अभी निकले, उसे कहते हैं दंतुरित मुस्कान। तो अब आप कविता का जो शीर्षक है, उसका जो टाइटल है, उसका अर्थ भी आप समझ गए होंगे। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। कविता के कवि का नाम क्या है? नागार्जुन। और इस कविता का नाम जो दंतुरित मुस्कान रखा गया है, उसका अर्थ क्या है? क्योंकि इसमें जो है ऐसे बच्चे की मुस्कान के बारे में बताया गया है जिसके दांत अभी अभी निकले हुए हैं। ठीक है, तो बच्चे की उम्र क्या हो गई? लगभग 1 साल के आसपास। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो छोटे बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है, उसके जो नए नए दांत आए हैं, उसकी जो मुस्कान है, उसका कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले प्रश्न को बहुत बारीकी से समझना है। तो जो बच्चे की जो मुस्कान है, उसके जो छोटे छोटे दांत आए, उसका कवि पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कवि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? इसको आप पॉइंट में लिखेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखकर कवि खुश हो जाता है। बहुत बेसिक पॉइंट है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखकर कवि खुश हो जाता है, और बहुत इजी पॉइंट भी है। तो बेसिकली पहला पॉइंट क्या है? कवि जो है वो खुश हो जाता है। दूसरा, कवि को लगता है कि कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गए। ठीक है, तो यहां पे बच्चे की जो तुलना है वो कहीं ना कहीं क्या है, कमल से भी कर रहे हैं कि कवि को लगता है कि कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गए। कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गए। ठीक है, तीसरा है, कवि को लगता है कि पत्थर भी पानी बन गया है। यहां पे पत्थर पानी बन गया का मतलब है कि जो बच्चा होता है ना, उसकी मुस्कान को देखकर एक कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल जाता है। अगर मान लो कोई बहुत रूड व्यक्ति है ना, कोई बहुत बड़ा गुंडा है, और वो भी छोटे से बच्चे की स्माइल को देख ले तो उसका दिल भी क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो यहां पर ये मतलब है इसका। और लास्ट लिखेंगे आप,
कवि को लगता है कि मृत व्यक्ति में भी, यानी कि मरे हुए व्यक्ति में भी जान आ गई है। बच्चे की जो मुस्कान होती है वो अमृत के समान होती है, मतलब तो कवि को लगता है कि मरे हुए व्यक्ति में भी क्या आ गई है, जान आ गई है। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे और बहुत आसान है। पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने, कवि क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। साथ साथ में याद भी करना है हमें, ठीक है, बात के लिए मैं कुछ छोड़ना ही नहीं चाहता। तो पहला पॉइंट क्या है, बच्चे की जो मुस्कान है उसका कवि पर क्या असर पड़ रहा है। पहला, कवि क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। दूसरा, कवि को लगता है कि जो कमल है वो तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गया है। कवि को लगता है कि कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गया है। तीसरा, कवि को लगता है कि पत्थर क्या बन गया है, पानी बन गया है, पत्थर पानी बन गया है। और चौथा, कवि को लगता है कि मृत व्यक्ति क्या हो गया है, जीवित हो गया है, मरा हुआ व्यक्ति जो है वो जीवित हो गया है। तो बहुत आसान पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। एक जो बच्चा है उसकी जो मुस्कान है और बड़े इंसान की मुस्कान में क्या डिफरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, बच्चे की मुस्कान में स्वार्थ नहीं होता, ठीक है, बच्चे की जो मुस्कान होती है उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में स्वार्थ होता है। तो एक ही पॉइंट है, एक ही वर्ड याद रखना है आपने, स्वार्थ, कि जो बच्चे की मुस्कान होती है उसमें स्वार्थ नहीं होता और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में स्वार्थ होता है। दूसरा, बच्चे की मुस्कान दिखावे के लिए नहीं होती और बड़े इंसान की या बड़े व्यक्ति की मुस्कान दिखावे के लिए होती है। पहला पॉइंट क्या बताया था, बच्चे की मुस्कान में कोई स्वार्थ नहीं होता और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में स्वार्थ होता है। दूसरा, बच्चे की मुस्कान में कोई दिखावा नहीं होता, बड़े व्यक्ति की मुस्कान में दिखावा होता है। तीसरा, बच्चे की मुस्कान में कोई छल कपट नहीं होता और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में छल कपट होता है, बच्चा सच्चे मन से हंसता है। मतलब तो कितने आसान पॉइंट है कि बच्चे की मुस्कान में कोई छल कपट नहीं होता, बड़े व्यक्ति की मुस्कान में छल कपट होता है। बच्चे की मुस्कान दिखावे के लिए नहीं होती और बड़े इंसान की मुस्कान दिखावे के लिए होती है। बच्चे की मुस्कान में कोई स्वार्थ नहीं होता और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में स्वार्थ होता है, ठीक है। या जो छोटा बच्चा है उसकी मुस्कान में सच्चाई होती है और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में सच्चाई नहीं होती। तो कितने आसान पॉइंट है। अगला है, कवि ने बच्चे की मुस्कान की सुंदरता को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। मतलब कवि ने जो बच्चे की जो उसकी मुस्कान की सुंदरता का वर्णन किया है वो किन किन उदाहरणों के माध्यम से किया है, किन किन पंक्तियों के माध्यम से किया है, किन बिंबों के माध्यम से किया है। मतलब किस प्रकार से बताया है उसने बच्चे की मुस्कान को, किन किन उदाहरणों के माध्यम से, कौन कौन से शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो कवि ने क्या क्या बोला था, कवि ने बच्चे की मुस्कान को अमृत के समान बताया, क्योंकि तभी तो वो मरे हुए इंसान में भी क्या डाल सकती है, जान डाल सकती है। तो कवि ने बच्चे की मुस्कान को अमृत के समान बताया है, कवि ने बच्चे की मुस्कान को कमल के फूल के समान बताया है, और कवि ने बच्चे की मुस्कान को, इसको याद रखना, शैफालिका के फूल के समान बताया। क्योंकि लास्ट ईयर ये एमसीक्यू में आया था कि बच्चे की मुस्कान की तुलना किस फूलों से की गई है, शैफालिका के फूल। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, मतलब ठीक है। तो 3 चीज याद हो गई, बच्चे की मुस्कान की तुलना एक तो अमृत से कर दी कि बच्चे की मुस्कान को अमृत के समान बता दिया, बच्चे की मुस्कान को कमल के समान बता दिया, बच्चे की मुस्कान को शैफालिका के फूल के समान बता दिया। कितना आसान है, अमृत के समान, ठीक है, कमल के फूल के समान, शैफालिका के समान, बस यही तो आंसर है। बाकी तो आपने आगे वही लिखना है कि कवि ने बच्चे की मुस्कान को, कवि ने बच्चे की मुस्कान को, तो कवि ने बच्चे की मुस्कान को अमृत के समान बताया है, कवि ने बच्चे की मुस्कान को कमल के फूल के समान बताया और कवि ने बच्चे की मुस्कान को शैफालिका के फूल के समान बताया। बस यही है जो बिंबों के माध्यम से कवि ने बच्चे की मुस्कान को प्रकट किया है। तो जहां पे बिंब वर्ड देखोगे वहां पे ये लिख देना। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। आपने इस पंक्ति में बताना है कि कवि क्या कहना चाहता है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात का मतलब होता है कमल, ठीक है। अब कवि क्या कह रहा है, कवि कहना चाहता है कि धूल मिट्टी से सने हुए बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि कमल तालाब को छोड़कर क्या है, कवि की झोपड़ी में खिल गया हो या मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। मेरी का मतलब कवि की, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, जब बच्चा धूल मिट्टी में खेलता है ना तो उसके पूरे शरीर में धूल मिट्टी लग जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कमल
तालाब को छोड़कर कवि की झोपड़ी में खिल गया है, कवि के घर में खिल गया है। तो यहां पे बच्चे की तुलना कमल से कर दी। आ गया समझ में? तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि जब बच्चा धूल मिट्टी में खेलता है, जब बच्चा धूल मिट्टी में खेलता है तो उसके शरीर जो है वो धूल मिट्टी से सन जाता है। सन जाता का मतलब भर जाता है। और कवि को ऐसा लगता है कि कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गया है। कितना आसान है, समझ गए आप? कि जब बच्चा धूल मिट्टी में खेलता है तो उसके जो अंग है, उसका जो शरीर है वो धूल मिट्टी से भर जाता है। तो कवि को लगता है कि कमल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गया है। याद हो गया? उसके बाद अगला है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, बांस था या बबूल। यह भी बहुत आसान है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो इसमें क्या है? कवि कहना चाहता है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान ऐसी होती है कि मानो बांस और बबूल के पेड़ों से भी सैफालिका के फूल झड़ रहे हैं। इसका मतलब पता क्या है? बांस कैसा होता है? हार्ड होता है। और सैफालिका के फूल कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। तो कवि का कहने का मतलब है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर जिस इंसान के मन में कोई भावनाएं नहीं है, उसके मन में भी क्या आ जाती हैं? भावनाएं आ जाती हैं। वो है उसका मतलब कि बांस और बबूल के पेड़ से भी क्या झड़ने लग गए हैं? सैफालिका के फूल। इसका मतलब कठोर आदमी के मन से भी क्या निकल रहा है? प्रेम निकल रहा है। समझ गए आप इसका मतलब? कि कवि कहना चाहता है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान इतनी अच्छी होती है कि बांस और बबूल के पेड़ से भी, बांस और बबूल के पेड़ से भी सैफालिका के फूल झड़ रहे हैं। ये तो अपोजिट हो गया। इसका मतलब कि एक कठोर इंसान के व्यक्ति से भी क्या है? कठोर इंसान के दिल से भी क्या है? प्रेम निकल रहा है उस बच्चे के लिए। तो ये है इसका मतलब। समझ में आ गया आप बात? कि जो बांस होता है वो बहुत ज्यादा कठोर होता है, लेकिन उससे भी क्या झड़ रहे हैं? सैफालिका के फूल, बहुत सॉफ्ट फूल झड़ रहे हैं। कैसे? बच्चे की मुस्कान को देखकर। यानी कि जिस इंसान के दिल में भावनाएं नहीं है, जिस इंसान का दिल कठोर है, बच्चे की मुस्कान को देखकर उसका दिल भी क्या हो जाता है? पिघल जाता है। क्लियर है? बहुत आसान है। ठीक है? तो यहां पर आपने वर्ड याद रखना है कि कवि को लग रहा है कि बांस और बबूल के पेड़ से भी सैफालिका के फूल झड़ रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? अगला प्रश्न है, कवि ने बच्चे और उसकी मां को धन्य क्यों कहा है? यह आपकी बुक में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कवि ने बच्चे और उसकी मां को धन्य क्यों कहा कि तुम धन्य हो? बच्चे के लिए भी कह रहा है वो अपने, और मां के लिए भी कह रहा है कि भाई तुम धन्य हो। क्यों? कवि ने बच्चे और उसकी मां को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि, यहां तक आप प्रश्न से ही लिखेंगे, कवि ने बच्चे और उसकी मां को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि इनके आने के बाद कवि का जीवन बदल गया है। कवि के जीवन में खुशियां ही खुशियां फैल गई है और कवि को क्या है? जीने का सहारा मिल गया है। तो समझ में आ गया कि उसने उसकी मां को और अपने बच्चे को थैंक्स क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि उनके आने के बाद कवि का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। कवि खुश हो गया, उसको जीने का सहारा मिल गया, उसके जीवन में एक लक्ष्य आ गया कि मुझे अपने पूरे परिवार को खुश रखना है। तो इन दोनों के आने के बाद कवि का जीवन पूरी तरीके से खुशियों से भर गया। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अगला है, मुस्कान और क्रोध। मुस्कान और क्रोध क्या होते हैं? मुस्कान और क्रोध जो है वो भिन्न भिन्न भाव होते हैं। ठीक है? मुस्कान और क्रोध जो हैं वो भिन्न भिन्न भाव हैं। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण का चित्रण कीजिए। तो कवि कह रहा है कि जो मुस्कान और ये जो क्रोध है, मुस्कान का मतलब स्माइल, ठीक है, हैप्पीनेस, और क्रोध का मतलब गुस्सा, तो दोनों डिफरेंट भाव हैं, दोनों डिफरेंट फीलिंग है। तो इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। तो जब ये चीजें होंगी तो कैसा वातावरण होगा? तो आप दिमाग लगा लीजिए, अगर आप लोगों के बीच क्या है, कोई मुस्कान वाला इंसान है जो हंसी मजाक करता है, सबको खुश रखता है, तो कैसा वातावरण होगा? सभी लोग खुश रहेंगे, अच्छा वातावरण रहेगा, सकारात्मक वातावरण रहेगा, दुख नहीं रहेगा। और जहां क्रोध वाला होगा, जहां क्रोध होगा वहां सब लोग दुखी रहेंगे, सब लोग एक दूसरे पर गुस्सा रहेंगे, कोई भी शांति से नहीं रहेगा। तो यह आपको पता है कि जहां पर ये भाव होते हैं वहां पर कैसा वातावरण होता है। तो देखिए, मुस्कान में क्या लिखेंगे? जहां मुस्कान होती है वहां लोग हमेशा खुश रहते हैं, वहां का वातावरण अच्छा होता है, वहां का वातावरण शांति प्रदान करता है। तो ये तो फैक्ट है, ये आप खुद भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्रोध, जहां क्रोध होता है वहां लोग दुखी रहते हैं, वहां का वातावरण दुख देता है।
क्रोध इंसान का शत्रु होता है। तो ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि जहां मुस्कान होगी वहां का वातावरण कैसा होगा, जहां क्रोध होगा वहां का वातावरण कैसा होगा। तो ये तो आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। उनका कहने का मतलब है आपने ये कविता पढ़ी तो आपने देखा कि इसमें एक ऐसे बच्चे की स्माइल की बात हो रही है जिसके छोटे छोटे दांत निकले हैं, तो आपके अकॉर्डिंग उसकी एज क्या हो सकती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इस कविता को पढ़ने के बाद, इस कविता को पढ़ने के बाद बच्चे की उम्र लगभग 1 साल होगी। इस कविता को पढ़ने के बाद लगता है कि बच्चे की उम्र लगभग 1 साल होगी, क्योंकि अब हम तर्क भी दे रहे हैं क्यों, क्योंकि जब बच्चा 8 या 9 महीने का होता है तो उसके दांत आने लगते हैं, और जब वो 1 साल का होता है तो उसके दांत दिखने लगते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो बच्चे की उम्र लगभग 1 साल की है, क्यों, क्योंकि जब बच्चा 8 या 9 महीने का होता है तब तो उसके दांत आने लगते हैं, और जब वो 1 साल का हो जाता है उसके छोटे छोटे दांत दिखने लगते हैं। तो इस कविता को पढ़कर क्या लगता है कि बच्चे की उम्र 1 साल है। ठीक है, तो ये इस कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।